Thank you, Bharat Bhaiya. So, जी guys, it is a request to mute yourself and kindly pin the Nikhil Sharma sir. Okay, then you will be able to watch him directly. Okay. So, guys, before starting the session, I would like to introduce myself. I am Shivam Sharma. I am pursuing my law degree from Law Center 1, Faculty of Delhi, Faculty of Law, Delhi University. And I and Shailendra Singh and Shweta Deep will be the coordinator of today's class. So before moving to the class, I would like to just give you a brief of the aim and objective of the ABVP. As we all know that ABVP has been conducting such crash courses for years, and currently there are around 15 online crash courses being conducted by the ABVP for aspirants who are seeking admission in various universities. लॉ क्रैश कोर्स इज वन ऑफ देम। ओके, और आज की जो क्लास रहेगी हमारी उसमें जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी, बेसिकली हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी के भी हैं और इंग्लिश के भी हैं, तो उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। तो आज के जो टॉपिक्स रहने वाले हैं मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। आज के हमारे सर रहेंगे चैतन्य सर, उनके बारे में आपको ब्रीफ दे दूं। ही इज एन एडवोकेट currently doing LLM from Faculty of Law, Delhi University, and he is an alumni from Campus Law Center and has a vast experience in teaching. Okay, so law of contract, as we all know, it is a very important topic for the entrance, and in that we'll be covering the topics like offer and acceptance. Second is consideration, free consent, void agreement, contingent contract, quasi contract, breach of contract, and remedies of breach of contract. These would be the topic which will be covered by our sir. And before that, I would like to tell you some etiquettes which you need to follow in today's class and in the coming class as well. आपको अपना म्यूट रखना है, पहली बात। दूसरी बात, कोई स्क्रीन शेयर नहीं करेगा जब सर पढ़ा रहे होंगे, और वैसे भी नहीं करनी है। एंड एक्सेप्ट दैट, आपको कोई भी डाउट आता है, क्वेश्चन आते हैं, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन अगर पहले से पूछा जा चुका है तो आप उसको दोबारा ना पूछें, आप देखें उसका आंसर क्या दिया गया है। और सर को रिपीट करने के लिए भी हम रिक्वेस्ट ना करें, क्योंकि जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप बाद में भी इस पे लाइव देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी डिस्टरबेंस आती है किसी भी स्टूडेंट के थ्रू, तो ये बियर नहीं किया जाएगा। जैसे कि हम ऑलरेडी एटिकेट्स का जो पोस्टर है वो शेयर कर चुके हैं ग्रुप में और मेल भी कर चुके हैं, तो उन चीजों को लेके अगर कोई भी डिस्टरबेंस या इंटरप्शन आता है तो उसको हम अभी भी रिमूव कर देंगे और ज्वाइन करने अलाउ नहीं करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से भी रिमूव कर दिया जाएगा और आगे के सेशन भी वो अटेंड नहीं कर सके। So I would like to give this session to the Chaitanya sir's hand. If he is there, sir, please start. Thank you, sir. So we need to start with contract law. As given me the assignment to teach the contract law. So basically हम first start करेंगे कि law होता क्या है, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो लॉ बेसिकली किसके द्वारा बनाया जाता है, कौन बनाता है लॉ, एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, ये सिस्टम कब आया, क्यों आया। तो इंडिया में भी पहले लॉ था, ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले लॉ नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से क्या हुआ, जो अभी हमारा प्रेजेंट स्ट्रक्चर है कोर्ट्स वाला, ये आया ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। तो बेसिकली लॉ क्या है, एक स्टेट द्वारा बनाया जाता है जो कि रेगुलेट करने के लिए, ताकि सोसाइटी में हमारा पीस रहे। वरना मान लीजिए आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए और वो बंदा अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करता, तो आप क्या करेंगे, आप क्या उसे जान से मारेंगे, क्या करेंगे। तो इसीलिए कुछ लॉ ने कुछ बेसिक गाइडलाइंस बताई कि आपके पास क्या रेमेडीज होंगी, ठीक है, आप कैसे बनाए जाएं, कि आप एक बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर कर लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है, बच्चा होता कौन है, हु इज माइनर जिसे हम बेसिकली बोलते हैं। तो वो सारी चीज हम देखेंगे इसमें। तो बेसिकली एक लॉ बनता कैसे है, इसकी पावर कहाँ से आती है, पावर आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज मदर ऑफ ऑल लॉज। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, अभी हम कॉन्ट्रैक्ट पे एकदम सीधा नहीं जा रहे, थोड़ा सा बेस बना के चलेंगे पहले। तो सबसे पहले एक बिल प्रिपेयर किया जाता है,
बिल को प्रेजेंट किया जाता है दोनों हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। उसके बाद वो दोनों हाउसेस में अगर पास हो जाता है तो उसे प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए भेजा जाता है। अगर उसे प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल जाती है तो देन इट बिकम्स एन एक्ट। प्रेसिडेंशियल एसेंट मींस साइन किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा। एंड अगर अब वो बिल जो था वो एक्ट तो बन गया, ठीक है, लेकिन क्या वो फोर्स में आया? नहीं। फोर्स में आने के लिए डेट मेंशन की होती है उसी एक्ट के अंदर, या फिर अलग से पावर दी जा सकती है कि इन फ्यूचर अगर एग्जीक्यूटिव चाहे, ऐसे हमारे तीन ऑर्गन्स होते हैं जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तो एग्जीक्यूटिव को पावर दी जाती है क्योंकि लॉ उसने इंप्लीमेंट करना है, तो एक इफेक्टिव डेट दे दी जाती है, वो नोटिफाई करेंगे ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में। तो आपको दो डेट्स देखने को मिल सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही बात करें तो हमारी इनेक्टेड डेट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वो है 25 अप्रैल 1872, ठीक है। और लेकिन ये फोर्स में कब आया? 1 सितंबर 1872 को। तो ये दो डेट अलग अलग है। तो इनेक्टेड ऑन मतलब ये पूरा बन के तैयार हो चुका था लेकिन एप्लीकेबल नहीं हुआ था लोगों के ऊपर। एप्लीकेबल कब हुआ? 1 सितंबर 1872 में। तो बेसिकली अब बात करते हैं हम अपने इस पे कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ी इस लॉ की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप किसी के साथ डे टू डे लाइफ में, आप सुबह से लेकर शाम तक, आप सब्जी वाले के पास जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। आप दुकान पे कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। आपने उबर बुलाई, उबर से आप जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो यही कॉन्ट्रैक्ट और रिटर्न, आपने कोई मकान किराए पे लिया, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, क्या हो रहा है? सारा सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। लॉ ऐसा, बहुत लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल है, लेकिन इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एट ऑल, ठीक है। लॉ बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सुबह से लेकर शाम तक अपनी पूरी लाइफ में लॉ जीते, ठीक है। आप घर से निकले, आप रेड लाइट पे रुके, आपने क्या फॉलो किया? लॉ। तो इसीलिए लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम हैप्पी दैट यू जॉइन दिस कोर्स, ठीक है। आप अच्छे एक नोबल प्रोफेशन में आने वाले हैं। तो अब इससे ही हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिकली हम इससे पीछे से चले, अगर हम इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट समझें, तो अगर दो कंट्रीज जब एग्रीमेंट करती हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्रीटी, ठीक है, या एमओयूज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रीटी फॉलो ना करे तो कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। सिमिलर लाइक इंडिविजुअल लेवल पे भी यही होता है, सेम एज इट इज। तो एक प्रिंसिपल होता है हमारा पैक्टा sunt servanda, ठीक है। आई डोंट नो आपके लिए कितना रेलेवेंट है, नहीं एग्जाम में पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन पैक्टा sunt servanda पता होना चाहिए। आपको क्लासेस लेने का फायदा यही है, ठीक है। तो पैक्टा sunt servanda दैट इज एग्रीमेंट टू बी केप्ट। अगर आपने एक अग्रीमेंट में एंटर कर लिया तो आपको उसको निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ऑब्लिगेशन से छूट जाए, ठीक। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें लॉ मेकर ने हमें बेसिकली जनरल प्रिंसिपल्स बता दिए कि ये हमारे आपके जनरल प्रिंसिपल्स है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हुए इनको ध्यान में रखना, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बताया कि आप कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हम बताएंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस आप खुद डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने रेंट पे कोई मकान लिया, तो वो तो लॉ तो नहीं बताता आपको कितना रेंट देना है, ठीक है, रेंट कब देना है, ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा? ये सारी चीजें आप दोनों खुद पार्टीज खुद डिसाइड करोगे। तो सेक्शन 1275 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो आपको जनरल प्रिंसिपल्स बताते हैं, बाकी आप खुद डिसाइड करोगे जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। अच्छा, तो बिल्कुल एक तरह से ये लेजिस्लेशन की तरह है, आप अपने लिए लॉ खुद बना रहे हो, ठीक है। जब तक आपका डिस्प्यूट नहीं हुआ, लैंडलॉर्ड, फॉर एग्जांपल हम लैंडलॉर्ड और टीनेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, जब तक आप दोनों का सब कुछ सही चल रहा है, सब बढ़िया मस्त, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक बार अगर डिस्प्यूट अराइज हो गया, लेकिन एक बार डिस्प्यूट अराइज हुआ तो उसके बाद क्या? उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बनाया वो फॉर्म में आता है, ठीक है। तो एक तरह से आप लेजिस्लेशन अपने लिए, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन अपने लिए लॉ खुद बना रहे हैं, लेकिन बेसिक गाइडलाइंस आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि माइनर नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन जो आपकी लॉफुल होनी चाहिए, ये सारी एक एक टर्म्स हम आगे देखेंगे इस चीज को। तो लेजिस्लेशन और कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम डिफरेंस करें तो क्या डिफरेंस होगा? तो लेजिस्लेशन जो कि होता है हमारा सबके लिए एप्लीकेबल होता है लॉ, कॉन्ट्रैक्ट होता है खाली पार्टीज पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और लेजिस्लेशन जो हमारा होगा वो सब के ऊपर बाइंडिंग होगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो बाइंडिंग ऑन पार्टीज ही होगा, एंड इट इज मेड बाय लेजिस्लेचर, दैट इज आवर लेजिस्लेशन। एंड जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो पार्टीज खुद बनाती हैं, जैसे एज वी डिस्कस। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज हमारे क्या क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कहाँ कहाँ से?
तो लेजिस्लेशन के थ्रू, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अच्छा इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों हुआ? 1872। अब कुछ लोगों के दिमाग में ही आएगा कि भाई ये तो 1872 का एक्ट है, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, तो अभी क्यों एप्लीकेबल हो रहा है हमारे ऊपर? कैसे एप्लीकेबल हो सकता? हम तो आजाद हो गए, हमें नया बनाना चाहिए था। नहीं, हमने सारे लॉ को एबॉलिश नहीं किया, हमने वही सिस्टम अडॉप्ट किया। एंड उसको एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आर्टिकल 372, ठीक है, उसी के बेसिस पे ये सारे लॉज जो हमारे अप्लाई हो गए। जैसे सेल्स ऑफ गुड एक्ट आपका 1930 है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, या आईपीसी 1860 है आपका, वो सारे लॉ एप्लीकेबल हो गए। और अब मान लो लॉ में कुछ कमी आ गई, ठीक है, यहाँ पे लॉ साइलेंट है, तो वहां पे कोर्ट के पास जाएगा इंटरप्रिटेशन के लिए। तो वहां पे इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? कोर्ट करेगा। तो वहां पे अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो आर्टिकल 141 में वो प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पार्ट बनेगा। ठीक, बाकी हमारे हमारे कस्टम्स भी होते हैं, ठीक है। कस्टम्स एंड यूसेजेस आपको अभी इतना जानने की डिटेल में जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ जैसे डे टू डे बिजनेसेस में चलता है, कुछ पर्चियां चलती हैं, आप अगर चांदनी चौक चावड़ी बाजार में जाओगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। अलग अलग जगह अलग अलग कस्टम्स हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे कस्टम्स भी पार्ट होते हैं, उनको लॉ रिकॉग्नाइज करता है। तो दो टर्म्स होती है हमारी, ये आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, कई बार पूछी भी गई हैं। एक होता है जस्ट इन रेम, एक होता है जस्ट इन पर्सोना। तो राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, जस्ट इन रेम होता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। आपके पास कोई चीज है, मान लीजिए आपकी एक प्रॉपर्टी है, तो आपके पास उसका पीसफुल एंजॉयमेंट का आपका पूरा राइट है, आपको आके कोई भी वहां से डिस्पोजेस नहीं करेगा, हटा नहीं सकता आपको वहां से। तो वो क्या आपके पास राइट अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड है। जस्ट इन रेम मतलब मैं स्पेल कर देता हूं, मुझे रिक्वेस्ट आई है, JUSINREM, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, JUSINREM, ठीक है। इट इज राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है। और आपको एक दूसरी टर्म होती है जस्ट इन पर्सोनम। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होता है, जस्ट इन रेम होता है कि जस्ट इन पर्सोनम होता है। तो जस्ट इन पर्सोनम JUSINPERSONAM, तो जस्ट इन पर्सोनम दैट इज अगेंस्ट द स्पेसिफिक पर्सन। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल्स के बीच में होता है। आपके फॉर एग्जाम्पल हम लैंडलॉर्ड और टेनेंट का एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं, आपने और आपके लैंडलॉर्ड ने फॉर एग्जाम्पल आपने एग्रीमेंट किया, ठीक है। तो आप वो राइट्स आप दोनों के हैं, उससे मैं इफेक्ट नहीं होने वाला, या और भी कोई इफेक्ट उससे नहीं होने वाला। अगर आप रेंट नहीं पे करते तो ये सूट आपके अगेंस्ट फाइल होगा, मेरे अगेंस्ट फाइल नहीं हो सकता, मुझसे डिमांड नहीं किया जा सकता। लैंडलॉर्ड आपको निकालता है, आप लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट जाएंगे, किसी और के लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। तो दैट इज जस्ट इन पर्सोनम, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब फिर हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? नॉर्मली हम लोग डे टू डे लाइफ में अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन एज ये लेमैन यूज करते हैं। अब हम एक लॉ के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम एक लेमैन से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, ठीक है। तो अग्रीमेंट आपने सुना भी होगा कि घर पे बोलते हैं जाके बेटा रेंट अग्रीमेंट बनवा लो, रेंट अग्रीमेंट बनवा लिया, रेंट अग्रीमेंट बनवाया कि नहीं बनवाया किराएदार का? तो बेसिकली वो रेंट अग्रीमेंट नहीं होता, वो रेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन अब वो बेसिकली चलता जा रहा है, नॉमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन हमें डिफरेंस हम देखेंगे इसका कि डिफरेंस होता है इन दोनों टर्म्स में। तो कॉन्ट्रैक्ट पे हम सीधा जंप नहीं करते, उससे पहले कुछ कंडीशंस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। सबसे पहले एक होता है हमें ऑफर देना पड़ता है। ऑफर दिया ही होगा काफी लोगों ने स्कूल्स में, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, किसी को ऑफर करते हैं, भैया यहाँ चलोगे, ठीक है, मुझे मार्केट तक जाना, भैया ये सामान है आपके पास। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। अगर वो बंदा एक्सेप्ट कर लेता है हमारे ऑफर को, तो क्या बन जाता है, एक प्रॉमिस, उसको हम एक नाम देते हैं प्रॉमिस का। तो लेकिन जो ऑफर वर्ड यूज हुआ है वो इंग्लिश लॉ में यूज हुआ है। अगर आप बेयर एक्ट खोलोगे, तो बेयर एक्ट में जो वर्ड यूज हुआ है वो है प्रपोजल इंडियन लॉ में, लेकिन दोनों सेम है, सिनोनिमसली यूज किए जाते हैं। तो ऑफर आप इसको लिख भी सकते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस।
जब आपका प्रॉमिस एक्सेप्ट हो गया, अगर प्रॉमिस के अंदर हम कंसिडरेशन ऐड कर दें, कंसिडरेशन क्या होती है? क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न, मुझे क्या मिल रहा है? लैंडलॉर्ड को किराया मिल रहा है और टेनेंट को मकान मिल रहा है रहने के लिए, तो दोनों उसके लिए वो कंसिडरेशन है, पैसा कंसिडरेशन है, उसके लिए वो फ्लैट कंसिडरेशन है। तो जब उसमें उसके लिए भी लेटेंट टर्म है क्विड प्रो क्यू, क्यू यू आई डी, आप लिख सकते हैं क्यू यू आई डी, प्रो पी आर ओ क्यू यू ओ। तो दैट इज मीन समथिंग इन रिटर्न, कि रिटर्न में क्या मिल रहा है। ठीक है, अगर रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? गिफ्ट हो जाएगा। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होता है? जनरली नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट, जनरली नहीं होता। अभी इसको आप हम देखेंगे कि इसको एक्सेप्शंस में कवर कर लिया गया बाद में। ठीक, तो वो आपका क्या बन जाएगा? एक अग्रीमेंट बन जाएगा। आप अग्री हो गए उस चीज के ऊपर। अगर अग्रीमेंट आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इन्फोर्सिबल है कि नहीं है? वो हम इंटेंशन ऑफ पार्टीज देखते हैं। हमारे पास उसके लिए सेक्शन 10 है कि जो बताते हैं कि आपको क्या क्या कंडीशंस दिमाग में रखनी है कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हुए, तभी वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा। अगर आपने उन कंडीशंस को वायलेट करा तो कोर्ट आपको भगा देगा कि भैया हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, तुमने ये फॉलो नहीं किया, हमने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताए थे। आप किसी घर में भी रहते हो, अपने घर में भी रहते हो, तो कुछ लोग पीजी में रह रहे होंगे या रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहे होंगे, तो कुछ एक तरीका होता है रहने के लिए। आप ये नहीं कि कभी भी अपना मन किया आ गए, कभी मन किया चले गए घर में। पेरेंट्स पूछते हैं ना, भैया कहाँ थे, किसके साथ हो? तो ऐसी कोर्ट लॉ ने भी बताया और कोर्ट भी वो चीज देखेगा कि आपने क्या कुछ कंडीशन जो बताई गई वो फुलफिल करी। तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है? अब आपके पास एक, आप कल को लॉयर बन जाएंगे, एडवोकेट बन जाएंगे, आपके पास क्लाइंट आता है, तो आप क्या चेक करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई इन्फोर्सेबिलिटी है उसकी, नहीं है? तो इन्फोर्सेबिलिटी के लिए आपको सेक्शन 10 दिया हुआ है। हमें जहाँ सेक्शन 10 आपको लर्न करने की जरूरत है नहीं, आपसे सेक्शंस नहीं पूछे जाते हैं जनरली। आपको ये टर्म्स वगैरह ये है और कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं आपसे। तो लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब कंसिडरेशन, खाली कंसिडरेशन होना काफी नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब कंसिडरेशन मान लीजिए आपने कहा कि यार मैं तुझे 10,000 दूंगा तो उसका मर्डर कर दे, तो एक लॉफुल कंसिडरेशन है। और मान लो उसने मर्डर कर दिया और वो आपके ऊपर सूट फाइल कर रहा है कि सर मैंने तो मर्डर कर दिया, देखो अभी मेरे को पैसे नहीं दे रहा है, तो हम क्या करें इसका? तो भैया ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं थी। ठीक है, तो कोर्ट आपको भगाएगा उस बंदे को और ऊपर से बुलवा के पुलिस को पकड़वा और देगा। ठीक है, तो इसलिए अपने क्लाइंट को जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपने से, हम टीनेजर्स में या यंगस्टर्स में अपने देखते हैं कि ड्रग्स बहुत सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो आपने किसी को 100 रुपये दी और उसने आपको ड्रग्स नहीं दी। ठीक है, और अब आप पुलिस को जाके कंप्लेन कर रहे हो या कोर्ट में जाके फाइल कर रहे हो कि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट था और अब इसने मुझे ड्रग्स से सप्लाई करी नहीं, तो अब मुझे तो मेरा पैसा वापस मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे बोलो जब मुझे ड्रग्स सप्लाई करे, तो कोर्ट कहेगा भैया जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाओ, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। ठीक है, उसके बाद पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अब कॉम्पिटेंसी से क्या मतलब है? कि साउंड माइंड होनी चाहिए। अब आप किसी पागल बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उसे उसके हितों का पता ही नहीं, उसे उसके राइट्स के बारे में पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, राइट्स के बारे में मैं बताना भूल गया, एक हमारी टर्म होती है यूबी जस्ट इमीरेबिडियम, जिसके ऊपर हमारा ये सिविल लॉ पूरा बेस्ड होता है। ठीक है, यूबी, यू यू बी आई, जस्ट JUS, EB, IBI, रेमीडियम, REMEDIUM। तो व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। कॉन्ट्रैक्ट हम एक्ट हमें राइट्स तो दे रहा है, कुछ बता रहा है कि भैया आपके पास ब्रीच हो गया तो आप ये कर लोगे, आप कोर्ट के पास चले जाओगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसीजर तो होना चाहिए। करूंगा क्या अगर कुछ रेमेडी नहीं है? तो इसके लिए कोर्ट का हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड है, जिसमें कि हम कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि आपको कैसे कैसे एक प्लेंट बनानी पड़ती है, वो सब बनाना पड़ता है। तो व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अगर हमारे पास रेमेडी नहीं है तो राइट हमारा किसी काम का नहीं है। बेसिकली ये मतलब है इस लेटेंट टर्म का। तो हमने बात करी कॉम्पिटेंट पार्टीज के ऊपर थे हम, तो पार्टीज क्या होनी चाहिए? साउंड माइंड की होनी चाहिए। अब पागल बंदे को उसके राइट्स नहीं पता, उसकी ड्यूटीज नहीं पता, आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि चल यार सारी प्रॉपर्टी तू मेरे नाम कर दे और आज से प्रॉपर्टी मेरी हो गई और मैं तुझे इसके बदले 10 रुपए दे रहा हूँ।
तो क्या मतलब हुआ? इसका कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, अब कल को उस बंदे के बिहाफ पे आप कोई और चला गया, पागल बंदे के हिसाब से गार्जियन उसका कोई चला गया, या कोर्ट ने जो भी अपॉइंट कर रखा था उसके लिए वो चला गया, तो अब क्या करोगे? कोई रेमेडी नहीं है आपके पास। कोर्ट कहेगा आपको पता नहीं था कि आपको साउंड माइंड के साथ एंटर करना है। ठीक है, तो ये आप अपने क्लाइंट्स को बताओगे, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। मेजर होना चाहिए। अब मेजर कौन होता है? अब डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स में, अभी आप आईपीसी पढ़ोगे इसके बाद, तो वहां पे मेजोरिटी की एजेस कुछ अलग होती हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट एजेस देखोगे वहां पे, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए हमारी जो एज ऑफ मेजोरिटी है वो है 18 ईयर्स। तो वो ये कहाँ से पता चलती है हमें? इंडियन मेजोरिटी एक्ट से पता चलती है, जो कि डिफाइन करता है कि हमारी एज ऑफ मेजोरिटी क्या होगी। तो अगर आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है, इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना। माइनर के साथ आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, वॉइड एब इनिशियो होगा वो। वॉइड एब इनिशियो, दैट इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हम आगे देखेंगे वॉइड, वॉइडेबल, ये सब क्या होता है, लेकिन अभी आप ये सुन लीजिए खाली। तो ये वॉइड एब इनिशियो होता है फ्रॉम द वेरी, एब इनिशियो का मतलब वेरी बिगिनिंग। ठीक। और पर्सन क्या होना चाहिए? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए कॉम्पिटेंट पार्टीज के लिए, हमने जो पढ़ा। तो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन हो सकता है? इंसॉल्वेंट। एक बंदा इंसॉल्वेंट में जो दिवालिया हो चुका है। अच्छा, दिवालिया होने का मतलब ये नहीं कि आपने खुद को घोषित कर दिया कि भाई मेरे पास तो, जब आपकी दिवालिया, इंसॉल्वेंट मीन जब आपकी डेट्स, लाइबिलिटीज आपकी एसेट से ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, आपके पास अपने डेट पे करने के लिए उतने पैसे है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? तो उसके सब अच्छा होता है कि दिवालिया का घोषित करवाना, अपने आपको इंसॉल्वेंट घोषित करवाना कोर्ट से। आपको पिटीशन फाइल करनी पड़ती है कोर्ट में कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता, और मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए। तो आप ऐसे इंसॉल्वेंट बंदे के साथ कर रहे हो, अरे भैया वो किसी के पैसे नहीं दे पाया, अब उससे आप क्या करोगे? ठीक है, अब आप उसे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाओगे? बिल्कुल नहीं। कोर्ट कहेगा भैया ये पहले से मरा हुआ इंसान है, मारा हुआ इंसान है, क्या करोगे इसका? छोड़ दो इसे। ठीक। उसके बाद आपकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि उसको यहाँ पे पिस्टल रखी कि या तो अपनी प्रॉपर्टी मुझे बेच, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10 लाख में बेच, वरना तुझे गोली मार दूंगा। उस टाइम उसने वो एंटर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, जान बचानी थी, क्या ना करता। अब उसके बाद क्या? अब वो बंदा बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या वो इन्फोर्स होगा? नहीं, वहां पे कॉशन यूज हुई है आपकी। ठीक है, ये सारी टर्म्स हम आगे पूरा देखेंगे, सेक्शन वाइज पूरा है अच्छे से। ठीक है, खाली अभी हम आपको बेसिक आइडिया है, सब मिलता हुआ चल रहा है। फ्रॉड नहीं होना चाहिए। किसी के साथ आपने इंड्यूस कर लिया जबरदस्ती कि हाँ हाँ ये चीज बहुत अच्छी है, ऐसे आप कहीं दुकान पे जाते हो, ठीक है, दुकानदार बोलता है अरे ऐसी चीज तो मार्केट में आपको मिलेगी नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है, और घर आए तो पता चले तो इन्फीरियर क्वालिटी की चीज थी, तब क्या होगा? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा? अब दुकानदार बोले देखो जी ने तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था और अभी मुझे पैसे नहीं दे रहे, तो मुझे इन्फोर्स करवाएं कि ना करवाएं, उन्होंने फ्रॉड एक्सरसाइज किया। मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन एक चीज होती है कि जिसमें फ्रॉड में क्या है, बंदा इंटेंशनली करता है। मिस रिप्रेजेंटेशन में बंदे को पता नहीं होता, वो इंटेंशनली नहीं करता। मुझे लगता है कि ये चीज है, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं है, लेकिन मेरी इंटेंशन बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि मैं उसे चीट करूं या डिसीव करूं। ठीक। या मिस्टेक भी हो सकती है कि दोनों पार्टीज को मिस्टेक हो गई कि ऐसा ऐसा हम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कुछ करेंगे, लेकिन वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को बोला कि मैं तेरी सी से शादी करवा दूंगा, लेकिन सी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मिस्टेक है दोनों पार्टीज की, या वो उसकी डेथ हो चुकी सी की। तो ये एक अग्नि परीक्षा है कि अगर अग्रीमेंट ने सेक्शन 10 की अग्नि परीक्षा पास कर ली तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट मींस इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसके लिए आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके रेमेडी मांग सकते हैं कि मेरा राइट था तो मेरे पास रेमेडी भी है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अच्छा, एक टर्म होती है कंसेंसस एड आइटम। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कंसेंसस, CONSENSUS, कंसेंसस एड इडम मींस मीटिंग ऑफ माइंड, ADIDEM। ठीक है, तो अगर दो पार्टीज अगर जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगी तो ये जरूरी है कि उनके माइंड्स भी मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चीज खरीदने गया हूँ कि मुझे एक हॉर्स खरीदना है, ठीक है, या एक कार खरीदनी है किसी बंदे से, उसके पास 2 कारें हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कार बेच रहे हो? उसने कहा हाँ बेच रहा हूँ। अब वो बेचना चाहता था अपनी व्हाइट कलर वाली कार, मुझे खरीदनी थी ब्लैक कलर, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। तो अब क्या करें? अब ये तो अग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन उसने बाद में जब इन्फोर्समेंट की बात आई, उसने बोला भैया मुझे तो बेचनी नहीं, मुझे तो व्हाइट वाली बेचनी है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो ब्लैक वाली लेनी है। तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ, तो अग्रीमेंट
बनाने के लिए कंसेंसस एडिडम होना चाहिए, तभी दो बंदे एक चीज पे अग्री होते हैं। ठीक है, तो मीटिंग ऑफ माइंड्स भी आपका होना चाहिए, तभी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट फोर्स होगा। ये भी आपके कंडीशंस होती है। उसके बाद हम बात करें तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं हमारे। ठीक है, एक तो इंटेंशन, जैसे इंटेंशन की बात करिए, इंटेंशन से हम बाइफरकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने फ्रेंड के, आपके फ्रेंड ने बोला चल यार आज मूवी चलते हैं शाम को। आपने कहा हाँ चल यार ठीक चलते हैं। अब आपका फ्रेंड शाम को आपको डिच कर देता है कि नहीं यार मुझे तो जाना पड़ेगा ऐसे ऐसे ऐसे। और आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया था, आपको तो पता था कि यार ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हम लोगों का। अब आप चाहते हो उसे सू करना कि ये कोर्ट में जाके अब मैं बताता हूँ इसे, अब तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, मैं तो लॉयर बन चुका हूँ या बनने वाला हूँ जो भी है। तो क्या ये इन्फोर्स करवा सकते हैं, इन्फोर्सेबल होगा कि नहीं होगा? तो इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन से, कि यहाँ पे इंटेंशन थी हमारी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की। नहीं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि सोशल नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, ये जनरल एग्जाम्पल्स हैं, सिचुएशंस वेरी कर जाएंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच, ठीक है, एंड वो इन्फोर्समेंट अगर आपने पूरा सील एंड साइन एंड स्टैम्प करवा के करवाया है कोर्ट के थ्रू, अगर जो भी करवाया है, तो वो तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक जनरल आपके एक और हम आगे केसेस देखेंगे कि यहाँ पे वो एप्लीकेबल, मेंटेनेंस वाले भी नहीं एप्लीकेबल होते हैं कई बार, वहाँ पे भी सोशल ऑब्लिगेशन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम उन्हें बोलते हैं। तो सोशल नेचर के जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हमारे इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को बोला कि डोनेशन देने के लिए कि हाँ मंदिर से चंदा लेने आते हैं, या मस्जिद के लिए चंदा लेने आते हैं कि हाँ गुरुद्वारे वगैरह से भी, तो आपने बोला हाँ ठीक है मैं पर्ची कटवाऊंगा, बाद में आपने पर्ची नहीं कटवाई, आपको स्लिप काट के दे गए, तो क्या आपको देना पड़ेगा? तो सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, आपने अपनी वाइफ को बोला कि आज शाम को डिनर पे चलते हैं, नहीं लेके गए डिनर पे, वाइफ नाराज है, वाइफ कोर्ट जाना चाहती है, जा सकती है? बिल्कुल नहीं जा सकती। ठीक है, तो बिल्कुल मना है, सोशल नेचर कॉन्ट्रैक्ट्स आप बिल्कुल इन्फोर्स नहीं करवा सकते। अब तो बात आई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, तो फिर हम इंटेंशन कैसे गैदर करें, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए गैदर करें? तो बेसिकली जो कमर्शियल नेचर की ट्रांजैक्शन होती है, इसमें लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि आपकी इंटेंशन स्टार्टिंग से ही थी कि आप उसे इन्फोर्स करवाएंगे, क्योंकि मुझे वहां पे लॉस से फर्क पड़ता है, मतलब पर्सनली भी पड़ सकता है वैसे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा फर्क पड़ता है, यहाँ पे पैसे की बात आती है। ठीक, तो यहाँ पे आप इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस में कोर्ट हमेशा प्रिज्यूम करके चलेगा, अगर वो कमर्शियल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें हमेशा आपकी इंटेंशन रही होगी कि आप उसे इन्फोर्स करवाएं। ठीक, तो ऐसी एक केस था बेल्फर वर्सेस वेल्फर, लैंडमार्क केस है ये। ठीक है, तो इसमें क्या था कि एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, तो अब वो घूमने जाते हैं, सिलोन में रह रहे होते हैं बेसिकली, जो श्रीलंका है वहाँ पे। तो अब वो श्रीलंका से इंग्लैंड में जाते हैं, क्योंकि श्रीलंका पहले ब्रिटिशर्स के डोमिनियन में था, उन्हीं का राज था वहाँ पे। तो वहां से वहाँ पोस्टेड होगा, तो वो जाते हैं इंग्लैंड घूमने। अब वहाँ पे उसकी वाइफ को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। ठीक है, मतलब एक तरह की बीमारी है जिसमें चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो अपनी वाइफ को बोलता है अच्छा तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हारे खर्चे के लिए पैसा भेजता रहूंगा। ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद तो सब सही चलता है, अब दूर दूर रहते हैं, हो गई कुछ बात, ठीक है, नहीं बनी दोनों में, तो हस्बैंड ने पैसे देना बंद कर दिए। अब वाइफ चली गई कोर्ट। ब्रिटिशर्स थे, ज्यादा अपने राइट्स को लेके अवेयर होते हैं। उसने कहा मैं तो राइट्स इन्फोर्स करवाऊंगी, आपने बोला था पैसे दोगे, पैसे कैसे नहीं दोगे आप? तो कोर्ट गए, कोर्ट ने बोला कि पहली बात आपका सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, हम हस्बैंड वाइफ की मैरिटल लाइफ में बीच में इंटरफेयर नहीं करते, ये आपकी सोशल ऑब्लिगेशन है, तो इसलिए आप कोर्ट में आके रेमेडी नहीं मांग सकते। लेकिन मैंने आपको बताया अगर मेंटेनेंस के लिए कुछ केसेस है, मेंटेनेंस के लिए अगर आपने अग्रीमेंट कर लिया है, बिल्कुल स्टैम्प पेपर पे किया है, तो आपको वहां पे देनी भी पड़ सकती है, लेकिन अभी वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एक था जॉन वर्सेस, ऐसी एक केस था, केसेस के नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपसे पूछे जाते हैं। तो जैसे एक मदर थी, उसने अपनी डॉटर को बोला कि तुम अपनी जॉब छोड़ो और तुम, मुझे लगता है तुम्हें पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। और तो डॉक्टर कहती है ठीक है, वो अपनी जॉब छोड़ के चली जाती है। वो 3 साल की डिग्री कोर्स के लिए जाती है बाहर पढ़ने के लिए, तो मदर उसे 3 साल तक पैसे भेजती है। लेकिन डॉक्टर का दिमाग शायद तक पढ़ाई में उतना नहीं चलता, तो डॉक्टर 3 साल का कोर्स 5 साल में कंप्लीट करती है। अब वो 5 साल में कंप्लीट करती है तो उसकी मदर पैसे भेजना बंद कर देती है उसे, कि अब मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली, 3 साल तक मैंने तेरा खर्चा उठाया, 3 साल के लिए मैंने तुम्हें बोला था मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगी। तो डॉक्टर मदर के अगेंस्ट सूट फाइल कर देती है कि नहीं मुझे तो पैसा चाहिए, आपने ऐसे ऐसे आपके प्रॉमिस पे मैं वहां गई थी। तो क्या इस केस में होगा? नहीं, सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, फैमिली एग्रीमेंट है ये वाला। ठीक है, तो इस केस में भी आपका ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा।
तो ये तो हमने कुछ जनरल बातें कर ली, कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा नहीं होगा, ऑफर एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट आता कैसे एग्जिस्टेंस में, उससे पहले आपका प्रपोजल होगा, है एक प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो एक प्रॉमिस बनेगा। प्रॉमिस में अगर हम कंसिडरेशन ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो एक प्रॉमिस, हाँ सॉरी 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 हाँ, अगर प्रॉमिस में आप कंसिडरेशन ऐड कर दे तो अग्रीमेंट बन जाता है आपका। और अग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सेबिलिटी, हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर दें तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट की शेप ले लेता है। तो धीरे 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 स्टेप्स में आते हैं। हम पढ़ तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के आने के लिए हमें कुछ रास्ते पार करने होते हैं। तो उन रास्तों में से ये था कि 2 स्टेजेस है हमारी, ठीक है। तो 2 स्टेजेस जैसे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस की स्टेज पास करनी पड़ेगी, प्लस जो आपका प्रॉमिस बन जाएगा, प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड करने के बाद वाली स्टेज आपको पार करनी पड़ेगी, तब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट फुल फ्लेजेड बनता है। तो ये सारी बात करी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेसिक्स की। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत यूज होती हैं, ठीक है। कि कॉन्ट्रैक्ट आपका कोई बोलेगा वैलिड है, कोई बोलेगा वॉइड है, कोई बोलेगा वॉइडेबल है। अब इसका मतलब क्या, ये वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड है वॉइड, क्योंकि इसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप कोर्ट से रेमेडी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे नाम ही बोल रहे हैं कि वैलिड है, ठीक है, दोनों पार्टीज के पास राइट है, दोनों कोर्ट में जाके दोनों अपने राइट डिमांड कर सकती हैं। अगर एक भी पार्टी ब्रीच करती है कि परफॉर्म नहीं, अपने पार्ट पे ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करती, तो दूसरी पार्टी जाके उससे रेमेडी मांग सकती है, कि इसे बोला जाए कि अपने पार्ट पे रेमेडी परफॉर्म, अपने पार्ट पे ऑब्लिगेशन परफॉर्म करे। उसके बाद आपका आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इन दी आइज ऑफ द लॉ, जो कि एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। जिसको जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया, माइनर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, फॉरेन डिप्लोमैट्स के साथ आपने, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एलियन एनिमी भी उसमें एक ऐड होता है, एक एलियन एनिमी होता है। फॉर एग्जांपल, जिस कंट्री के साथ हमारी वॉर हुई होती है तो उसके सिटीजन्स को हम एलियन एनिमी कह के पुकारते हैं, ठीक है। और फॉरेन एम्बेसडर्स, आपको पता ही होगा, इनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें तो आप इन्हें अपनी लोकल कोर्ट्स में नहीं इशू कर सकते। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, कभी भी फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैटर करते हुए ये सारी चीजें, या कभी एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई, अभी तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। या चाइना के साथ फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, चाइना के साथ अभी तो सब नॉर्मल चला, लड़ाई नहीं हुई, लेकिन कल को लड़ाई हो गई, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है किसी चाइनीज के साथ, चाइना से तो हम वैसे भी कितना ट्रेड करते ही हैं, तो वहीं पे सस्पेंड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा। तो चाइनीज आके इंडियन कोर्ट में नहीं बोल सकता कि इसको इन्फोर्स कराओ, जो आप जाके नहीं बोल सकते कोर्ट में कि चाइनीज को बोले परफॉर्म करे, भैया लड़ाई चल रही है, उससे एलियन एनिमी बन चुका है वो। तो अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली मैंने टर्म यूज करी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कभी वॉइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आपने अग्रीमेंट, मैंने क्या बताया, सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक अग्रीमेंट पे ही रुक गया। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड अग्रीमेंट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो इस चीज को आप ध्यान से दिमाग में बिठा ले। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वॉइड अग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो वो हमेशा वॉइड अग्रीमेंट होगा, क्योंकि वो कंडीशंस ही फुलफिल नहीं कर पाया, तो वो मेच्योर हो ही नहीं पाया कॉन्ट्रैक्ट में। तो लेकिन 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 थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो लॉ की ना एक बड़ी सुंदर सी संरचना, जैसे हम बोल सकते हैं, लॉ मेकर क्या करता है, कैसे ड्राफ्ट करता है, पहले वो आपको जनरल रूल बताएगा कि ऐसा नहीं हो सकता या ये हो सकता है। उसके बाद वो आपको एक्सेप्शंस बताएगा कि ये या तो ये एक चीज आप कर सकते हो या ये चीज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, उसने ये बोला कि ये चीज आप कर सकते हो, तो उसके बाद आपको एक्सेप्शन बोलेगा ये चीज आप नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हो इन जनरल, लेकिन इसके अलावा ये कुछ कंडीशंस हैं जहां आप नहीं कर सकते। तो ऐसी अग्रीमेंट हमेशा वॉइड अग्रीमेंट होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अभी चाइनीज के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट कर रखा है, तो पहले तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। अगर लड़ाई हो गई तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वॉइड अग्रीमेंट भी हो सकते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम वॉइड अग्रीमेंट बोलते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली हमेशा वॉइड अग्रीमेंट ही होता है, ठीक है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होगा, और होगा तो जनरल एक्सेप्शन मैंने आपको बताई है कि कब होगा। उसके बाद अगर हम पढ़ें वॉइडेबल, वॉइड एबल, हम उसे एबल करके वॉइड कर सकते हैं, उसके चांसेस हैं कि हम उसे एबल कर दे वॉइड में, अभी वैलिड है,
तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपने कुछ केसेस में आपने किसी के साथ कॉर्शन करा, मिस रिप्रेजेंटेशन करा या अनड्यू इन्फ्लुएंस करा, ठीक है, आपने किसी फॉर एग्जाम्पल आपके किसी टीचर ने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, या फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, अभी आपको लग रहा है हाँ सर तो बहुत ठीक है, अच्छे से दिखते हैं, मतलब दिखते तो खैर नहीं अच्छे, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, आपने मेरी बात मान भी ली, लेकिन उसके बाद आपको लगा नहीं नहीं यार सर तो मेरा फायदा उठा गए, 10 रुपए की चीज मुझसे 5 रुपए में ले गए, तो अब क्या करें, ये तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कोर्ट में जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हो, कोर्ट ने आपको ऑप्शन दिया है। ऐसे ही आपने किसी को कॉशन करा है, किसी को पिस्टल रख के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया, तो आपके पास ऑप्शन है कि आपने तब तो एंटर कर दिया, तब तो आपको जान बचानी थी अपनी, तब क्या ना करता, जान पे बनी हुई थी। तो अब बाद में जाके क्या करें, बाद में जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल करवा सकते हो कोर्ट से। तो वॉइडेबल एट योर ऑप्शन, यहाँ पे एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि चाहे तो वो उसे वॉइडेबल डिक्लेयर करवा दे, चाहे तो ना करवाए, चाहे तो उससे संतुष्ट रहे और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही रहेगा। तो बेसिकली हमने 3 टर्म्स देखी, वैलिड यहाँ पे दोनों पार्टीज के पास राइट है, दोनों जा सकती हैं, वॉइड यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वॉइड है, कोई उसकी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी थी ही नहीं, ठीक है, लेकिन उसमें भी हमने एक एक्सेप्शन देखी कि अगर आपकी कुछ सुपरवीनिंग बाद में कुछ ऐसे सब्सिक्वेंट सर्कमस्टांसेस ऐसे आ सकते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में तो वॉइड नहीं था, ठीक है, लेकिन वो बाद में वॉइड बन सकता है, ठीक है। और एक है वॉइडेबल, यहाँ पे एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि कोर्ट में उसे डिक्लेयर जाके वॉइडेबल घोषित करवा दे, तो वो अपनी ऑब्लिगेशन से बच जाएगी कि मुझे ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करनी। एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ टर्म्स जो होती हैं अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे बेसिकली टेक्निकल डिफेक्ट है, अनइनफोर्स है, मतलब आपने जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक होता है लॉ ऑफ लिमिटेशन, आप ऐसा नहीं होता कोर्ट में कभी भी मुंह उठा के पहुंच गए कि सर इसने मेरे पैसे नहीं दिए और आप 10 साल बाद पहुंच गए कोर्ट में मुंह उठा के, नहीं भैया ये नहीं चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, लॉ ऑफ लिमिटेशन बनाया गया, लॉ को पता था हमारे देश में, मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन बीइंग ना बाय नेचर क्या होता है, इंडोलेंट होता है, बहुत लेजी होता है कि आज नहीं कल कर लेंगे परसों कर लेंगे। तो इसलिए लॉ को पता था कि बाद में ऐसे डिस्प्यूट अराइज होंगे, तो इसमें उन्होंने लॉ ऑफ एक लिमिटेशन बना रखा है, जिसमें आपकी टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब करके अगर आपको किसी से अपनी मनी रिकवर करनी है तो 3 साल में, 3 साल में आप अपनी मनी रिकवर कर सकते हो किसी से भी। तो ध्यान रखना, अगर आगे से अगर आपको अपनी मनी रिकवर करनी हुई कभी किसी से भी, तो 3 साल का टाइम पीरियड है आपके पास, 3 साल के बाद कोर्ट मत चले जाना, ठीक है। तो आप फॉर एग्जाम्पल आप 3 साल बाद कोर्ट चले गए, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, सब कुछ वैलिड है उसके अंदर, लेकिन आप 3 साल बाद गए उसे इन्फोर्स करवाने, नहीं चलेगा, दैट इज अनएनफोर्सेबल। या फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प ड्यूटी आपने उसके ऊपर ढंग से पे नहीं करी, तो ये सारे टेक्निकल डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। एक होता है हमारा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अगेन आई यूज द टर्म इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इलीगल अग्रीमेंट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कभी इलीगल होगा ही नहीं, इलीगल क्योंकि इलीगल मींस जो लॉ के कॉन्ट्रावीन करके बन रहा है, खाली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं कोई भी लॉ हो सकता है, ठीक है। तो वो हमेशा एग्रीमेंट जो होगा वो इलीगल अग्रीमेंट कहलाएगा, ना कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसे, कुछ स्टूडेंट्स भी और कुछ टीचर्स भी बोलते हैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट, बट इट इज नॉट सो, इलीगल अग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो यू एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली बाय इग्नोरिंग द लॉ, तो सच एग्रीमेंट्स आर नलिटी, बिल्कुल नल होते हैं, इसके लिए ऑब्वियसली इलीगल है तो आप कोर्ट तो जा ही नहीं सकते, ठीक है, नाम ही बता रहा है। और अगर अच्छा इसको डिफरेंशिएट करें वॉइड से, तो वॉइड और इलीगल में डिफरेंस क्या हुआ फिर, ठीक है, वॉइड भी स्टार्टिंग से था, ये भी स्टार्टिंग से है, तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ, वहां पे आपके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे शायद तक, ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, माइनर के साथ आपने किसी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, तो वो आपका वॉइड होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आप उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते, लेकिन वहां पे आपको सजा मिलेगी, आपने बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नहीं। लेकिन इलीगल अग्रीमेंट, अगर आपने किसी के साथ इलीगल अग्रीमेंट कर लिया कि मैं कुछ ड्रग्स खरीदूंगा, ठीक है, तू तुझे पैसे देगी, आपने क्या करा, इलीगल अग्रीमेंट, यहाँ पे आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, तो ये आपका इलीगल अग्रीमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। अगर हम बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पे बात करें, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो हम रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बैंक में भी हम जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो एक फॉर्म साइन करते हैं, दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, आपने एक्सप्रेस किया, या आपने लैंडलॉर्ड का लीज अग्रीमेंट आपने किसके साथ किया, अपनी प्रॉपर्टी बेची, सारे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे आपने वर्ड्स में लिख दिया, ठीक है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है थ्रू योर कंडक्ट,
आप अपनी एक टैक्सी खड़ी थी, ऑटो खड़ा था और आप ऑटो में जाके बैठ गए, ठीक है। तो जैसे ही आप बैठे और ऑटो वालों ने आपको मना नहीं किया कि मत बैठो ऑटो में, मैं नहीं जा रहा, ठीक है, तो वहीं पे आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑटो वाला अब आपको ले जाने से मना नहीं कर सकता, ठीक है। वहां पे आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो आगे से जब भी ये बैठो तो ध्यान रखना कि जैसे आपने ऑटो में बैठे, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, ठीक है। अब आप चले गए, आप बोलो भाई मैंने तो बोला नहीं था मैं तुझे पैसे दूंगा, इतने दूंगा, ठीक है, और ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, इम्प्लाइड था, या आप, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बस में आप जाते हो या मेट्रो में आप जाते हो, ठीक है, मेट्रो में तो पहले ही पंचिंग हो जाती है, खैर वहां पे आपको पहले ही पैसे देने पड़ते हैं कार्ड के। फॉर एग्जाम्पल बस में जाते हो, ठीक है, तो आप बस में ट्रैवल कर लिया और उसके आप बोल रहे हो कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो आपको देने पड़ेंगे। वहां पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है कि मैं जा रहा हूँ और बस वाला आपको इसलिए लेके जा रहा है, ठीक है। कमर्शियल नेचर कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली, वैसे भी वो। एक होता है कंस्ट्रक्टिव और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, बात कर रहे हैं हम, तो हमने एक्सप्रेस की बात करी, इम्प्लाइड की बात करी। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इम्प्लाइड में एक और हम चीज लेते हैं, एक बहुत केस था लैंडमार्क सा, जिसमें एक बंदे ने क्या करा, ऐसे ब्रिटेन में क्या होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे लोकल कॉलोनीज होती हैं, तो ब्रिटेन में भी लोकल कॉलोनीज होती होंगी। तो वहां पे क्या करता है जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, वो सर्विसेज फ्री नहीं देता। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में कुछ हैं कॉलेज है जो अनऑथोराइज्ड है, तो वहां पे अगर आपको फायर डिपार्टमेंट की सर्विसेज चाहिए तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आपके घर मान लो किसी के पड़ोसी घर में आया, खुदा ना खास्ता किसी घर में आग लगे, तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे सर्विसेज के लिए। तो ऐसी ब्रिटेन में किसी ने कॉल करा होगा, उसका एरिया था वो फ्री सर्विसेज में नहीं आता था, ठीक है। अब उसने फोन करा आग बुझाने, आग वाले आए, बुझा के चले गए। अब उसने बोला ये तो मुझे तो लगा फ्री सर्विस है, मैं तो इसके पैसे नहीं दूंगा। तो भैया ये इम्प्लाइड था, आपका जो एरिया है वो फ्री सर्विस में नहीं आता, पता था आपको, आपने उन्हें बुलाया आग बुझाने के लिए, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसके लिए हमें। क्योंकि बेसिकली समझो, हर चीज को आप रिटर्न नहीं कर सकते। डे टू डे आप शॉपकीपर से जा रहे हो, चीजें खरीद रहे हो, सब्जी वाले से खरीद रहे हो, प्रेस वाले से आप कपड़े दे के आ रहे हो, वो भी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अननोइंगली हम इतनी सारी चीजों में एंटर करते हैं ना अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में, लेकिन हम कभी रियलाइज कर ही नहीं पाते क्योंकि हमें वो चीजें पता ही नहीं होती सब कॉन्शियसली, कि हमारे मतलब पीछे तो चल रही है दिमाग में हाँ कि है कुछ है, लेकिन वो चीज हमें पता नहीं है कॉन्शियसली कि हाँ कि क्या है क्या नहीं, कि कॉन्ट्रैक्ट बने। अब ऐसी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्टिव या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली जो आपकी टर्म यूज होती है वो क्वाजी होते हैं, QUASI, क्वाजी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता नहीं है, यहाँ पे आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है, ठीक है। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या बताया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता स्ट्रिक्ट लीगल टर्म में, लेकिन आपके ऊपर इन्फोर्स किया जाता है, लॉ बोलता है ऑन द, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटेबल प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा डिलीवरी बॉय आया और आपके घर पिज्जा डिलीवर करके चला गया, ठीक है, मंगाया था पड़ोसी ने, आपने कहा छोड़ यार कौन वापस करे, इतना बढ़िया पिज्जा आया है वो भी, ठीक है, तो अब आपने उठा के खा लिया पिज्जा विज्जा। अब बाद में उसने पैसे वैसे मांगे, तो आपने कहा कौन सा, मैंने तो मंगाया थोड़ा ना था, क्यों पैसे दूं, यार तू खुद दे के गया है, नहीं चलेगा। लॉ कहता है अगर आपने किसी चीज का बेनिफिट उठा लिया तो आपको लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे वेंडर्स आते हैं गली में, जूस पी लो जूस पी लो आवाज लगाते हैं, तो आपने जूस पी लिया, उसके बाद आप बोलते हो कि वो पैसे मांगता है आपसे, भैया पैसे दो, आप बोलते हो नहीं पैसे तो मैं नहीं दूंगा। क्या आपने पैसे का बोला था, आपने बोला था जूस पियो जूस पियो, तो अब क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो लॉ उसकी प्रोटेक्शन के लिए आता है, लॉ बोलता है भैया आपका एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए थे, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका एग्जांपल हमने ये डिलीवरी बाय मिस्टेक लिया, या ये जूस वाला एग्जांपल लिया। ऐसी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। ये टर्म्स आपसे पूछ लेते हैं कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, अब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, दो पार्टीज की ऑब्लिगेशन थी, दोनों अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर चुकी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने किसी से पेन खरीदा, अब मैंने उसे 10 रुपीज दे दिए, उसने मुझे पेन दे दिया, ये एक हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। उसके बाद एक होता है पार्टली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरी जेब में 5 रुपए ही पड़े थे, पेन था 10 रुपए का, मैं बोला है भैया पेन अभी दे दो, 5 रुपए भी ले लो, 5 रुपए मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो हमारा वो क्या हो गया, पार्टली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा उसे, ठीक। ऐसे ही हमारा होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन अभी दोनों को परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी हमने कोई परचेज करी,
ठीक है, अभी मेरे पास अभी उसका पोजीशन नहीं आया या कुछ भी है, हम दोनों फ्यूचर में, मतलब पैसे भी मेरे पास फ्यूचर में आएंगे और मैं उसे प्रॉपर्टी भी फ्यूचर में डिलीवर करूंगा। तो ये हमारा हो गया एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे दोनों पार्टीज इन फ्यूचर डिसाइड करते हैं फ्यूचर में ये करेंगे, एक वेंचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो बेसिकली आप बैंक्स में जाके करते हो। ठीक है, यहाँ पे आप डीमेट अकाउंट अपना खुलवाते हो शेयर्स करने के लिए, तो वहां पे आपको बेसिकली परफॉर्मा दे दिया जाता है। वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी लिखी होती है, आप उन्हें पढ़ते हो, अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो उसे सिग्नेचर करते हो और उसे एक्सेप्ट करते हो। दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन अपने लिए एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, वॉइड, वॉइडेबल और वैलिड, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे ज्यादा फोकस करना। और एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने ऑफर की बात की थी कि सबसे पहले हमें ऑफर चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसी एग्जिस्टेंस में नहीं आता। ठीक है, उसके लिए हमें ऑफर देना पड़ता है किसी दूसरी पार्टी को। अगर दूसरी पार्टी अपनी विलिंगनेस शो करती है कि या तो आप ये काम करो, ऑफर हम दो चीजों का दे सकते हैं, या तो आप ये काम करो या ये काम मत करो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल नॉन कॉम्पीट अग्रीमेंट्स होते हैं हमारे। ठीक है, अगर आपको पता हो, एक एलएमएल स्कूटर आया करता था पहले और एक होंडा का इटर्नो आया करता था। तो जैसे ही होंडा का इटर्नो मार्केट में आया, एलएमएल अपने आप गायब हो गया मार्केट से। कैसे हुआ ये? ठीक है, होंडा ने बेसिकली एलएमएल वालों को पैसे दिए थे, नॉन कॉम्पीट अग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, या नॉन कॉम्पीट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे हम उसे, कि नॉन कॉम्पीट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनका बेसिकली। तो वहां पे क्या था, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इधर यू विल डू समथिंग और यू विल एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो वहां पे एब्सटेनेंस, फॉर एग्जांपल मेरे पास राइट है सूट फाइल करने का, और आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेते हो कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप मेरे खिलाफ सूट फाइल मत करना। तो आई एम एक्सटेनिंग माई सेल्फ फ्रॉम फाइलिंग दिस सूट। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो उससे इसके लिए हमारी क्या होनी चाहिए, जैसे हमने पहले बोला, इंटेंशन होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं मेंशन नहीं किया गया कि आपकी इंटेंशन के बारे में, कि इंटेंशन कैसे होनी चाहिए। ये कोर्ट के केसेस हैं, यहाँ से हम इन्फ्लुएंस लेते हैं कि इंटेंशन होनी चाहिए। और जैसे मैंने पहले ही बताया था, कमर्शियल नेचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके ये चीजें एज्यूम की जाती हैं। अगर आपका कमर्शियल नेचर का अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है, तो वो इन्फोर्सेबल करवाना ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा वो। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर, दो तरह के ऑफर होते हैं। एक्सप्रेस, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर भी होता है, या तो आपने किसी को बोल के बता दिया कि भैया ये काम करोगे, या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टीज थी, इंडिया और युगोस्लाविया की दो पार्टीज थी। अब उन्होंने आर्बिट्रेशन क्लॉज डाला कि कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम कोर्ट ना जाके एक तीसरे बंदे के पास जाएंगे, आर्बिट्रेशन अलाउड है। ठीक है, लॉ अलाउ करता है कि आप कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट्स में आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द टर्म जो थी आर्बिट्रेशन की, वो प्रोवाइड कर रही थी कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, लेकिन जो इंडियन पार्टी थी उसे एक्सेप्टेबल नहीं था। तो उसने क्या करा कि नहीं, हम आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे और हम इस क्लॉज को नहीं मानते। एंड दूसरी पार्टी ने भी कुछ नहीं बोला। अब डिस्प्यूट अराइज हुआ बाद में, तो अब वो बोलते हैं कि हम तो, इंडियन पार्टी ने बोला था हम आर्बिट्रेशन को नहीं मानते, दैट मीन्स हम कोर्ट जाएंगे। तो अब युगोस्लाविया की पार्टी ने कुछ नहीं बोला। अब ये इंडियन पार्टी का ऑफर था, उन्होंने इम्प्लाइडली अपनी एक्सेंट दे दी थी इसे। ठीक है, वो ऑब्जेक्शन था तो तभी रेज करते, तो ये आपका क्या हो गया, इम्प्लाइड ऑफर हो गया। एक जस्ट एग्जाम्पल है, तो आपका ऑफर भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। और आपका सर्टेनिटी होना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट से एसेंशियल है कुछ, कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं कि आपने ऑफर किया किसी को, मैं तुम्हें बेचूंगा, ठीक है, मेरे पास 4 घर है, कौन सा घर बेचूंगा। ठीक है, तो सर्टेनिटी, मैं तुम्हें अपना दिल्ली वाला मकान बेचूंगा। ठीक है, और दिल्ली में भी जो कहाँ है, वसंत कुंज में है। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, सर्टेनिटी शुड बी देयर इन कॉन्ट्रैक्ट। अगर सर्टेनिटी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होगा। फिर ठीक है, सब कुछ ऑफर है, तो क्या मैं ऑफर था मेरे को किसी के, मतलब मुझे कुछ अपना खरीदना है किसी से, तो क्या उसको मैं दिल में लेके बैठूं? कैसे पता चलेगा सामने वाले बंदे को? मेरा मन पढ़ नहीं सकता ना वो। तो आपको अपना ऑफर कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इसके पास बहुत अच्छा केस था हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एक नौकर होता है, एक बंदे का नेफ्यू खो जाता है। तो वो नेफ्यू खोता है, वो अपने नौकर को ढूंढने के लिए भेजता है कि जाओ ढूंढ के लेके आओ। बाद में क्या करता है वो बंदा, 500 रुपए का या कुछ भी आप मान लो अवार्ड घोषित कर देता है कि जो भी लेके आएगा मैं इसे ये रिवॉर्ड दूंगा 5। तो अब जो नौकर ले आता है, नौकर को पता नहीं होता, कम्युनिकेशन नहीं हुआ वहां पे नौकर को। अब जब नौकर ले आता है तब उसे पता चलता है कि मेरे मालिक ने तो ये ऐसे ऐसे रिवॉर्ड घोषित कर दिया। वो अपने मालिक से कहता है लाओ पैसे, मालिक कहता है कौन से पैसे, कि कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं।
ठीक है। तो अब वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में केस होता है, तो को मालिक बोलता है कि भैया ये तो चला गया था जब मैंने अवार्ड घोषित किया, रिवॉर्ड अपना नेफ्यू को ढूंढने के लिए, तब तक तो ढूंढने के लिए जा चुका था, इसको तो मैंने कम्युनिकेट ही नहीं करा, मैंने तो बाद में करा। ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, कम्युनिकेशन भी जरूरी है ऑफर का, आपको कॉमन तभी तो दूसरा बंदा एक्सेप्ट करेगा। दूसरा क्या था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस कब होगी, जब आप किसी को प्रपोज करोगे। ठीक है। तो ये सारा था आपका। इसके बाद आपका जर्नल ऑफर होता है, एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। जर्नल ऑफर होता है कि आपने बिल्कुल खुले में पब्लिक को दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी अगर कोई शेयर्स का लेके आती है, सब्सक्रिप्शन लेके आती है कि आइए हमारे शेयर्स खरीदिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस अपने शेयर ले आई कि हमारे शेयर खरीदिए, जियो के शेयर खरीदिए। तो वो क्या है, जनरल ऑफर है, पब्लिक एट लार्ज, कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन एक होता है स्पेसिफिक ऑफर, जो कि आपने अपने किसी सामने वाले इंडिविजुअल को करा है, और आपसे बहुत लोगों ने किया भी होगा। ठीक। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इसका एडवर्टीजमेंट है, जिसमें आपका जनरल ऑफर होता है। बस 5 मिनट्स में हो। तो और एक ऑफर, दूसरे जो ऑफर होते हैं क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर। ये तरह तरह के हम ऑफर पढ़ रहे हैं कि ऑफर कितने तरह के हो सकते हैं। क्रॉस ऑफर वो होता है आइडेंटिकल ऑफर, आपके मन में भी वही बात चल रही थी, मेरे मन में भी वही बात चल रही थी, हम दोनों ने सेम बात बोल दी, कैंसिल हो जाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ठीक है। क्योंकि ऑफर होना चाहिए, उसकी एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। तो मैंने क्या करा है, क्रॉस ऑफर करा, तो दोनों का ऑफर ऑफर कैंसिल, तो वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में करते ही हो। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हो, बार्गेनिंग जो आप करते हो, 10 रुपए नहीं भैया 8 रुपए, नहीं भैया 6 रुपए। ठीक है। वो बोलेगा नहीं जी नहीं 7 रुपए, तो ये क्या आपका काउंटर ऑफर चल रहा है, आप उसे ऑफर कर रहे हो, वो आपको ऑफर कर रहा है। एग्जाम में जो आपके इंपॉर्टेंट है, इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है। इनविटेशन, आप फॉर एग्जांपल आप किसी एडिडास के शोरूम में जाते हो, सीपी में या कहीं पे भी जाते हो, या मोर वगैरह में कहीं पे भी आप ग्रोसरी लेने जाते हो, तो वहां पे आर्टिकल्स डिस्प्ले पे होते हैं। आपने कोई आर्टिकल उठाया, आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रखा था, आप शॉपकीपर के पास गए कि ये रहा आर्टिकल, आपने ऑफर किया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये आर्टिकल मुझे दो। शॉपकीपर बोला नहीं देना। आप बोले ऐसे कैसे नहीं देना, शॉपकीपर कहेगा जाके पहले कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ के आओ। आपने कहा अच्छा, ये तो बड़ी दुविधा आ गई, ये तो पढ़ा ही नहीं। तो एक टर्म होती है इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है। तो लॉ मेकर ने बचाने के लिए इसको, फॉर एग्जांपल आपको किसी को कोई चीज नहीं बेचनी हो, ठीक है, या कोई चीज स्कैरसिटी में हो, मान लो कोई पहले से कोई बुक कर आ गया और अब आपके पास एक ही चीज थी और कोई बंदा पहले से बुक कर आ गया, लेकिन वो आपने डिस्प्ले में लगा के रखी हुई है अभी भी कि और कस्टमर और होंगे, इससे और आएंगे। ठीक है। लेकिन वो बिक तो पहले चुकी, लेकिन वो कस्टमर कह रहा है मैंने तो आपने ये ऑफर कर रखा था और मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, लाओ दो। तो ये नहीं होगा, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर में जो आप करोगे, शॉपकीपर को ले जाके आपने फॉर एग्जांपल किसी स्टोर पे गए और आपने चीज ले जाके रखी, आपने ऑफर किया, अब वो एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्टर है उस केस में। ठीक है। तो बेसिकली कहाँ अप्लाई होता है, जैसे बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह हो गए, यहाँ पे डिस्प्ले किए जाते हैं बेसिकली आर्टिकल्स, या कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, वहां पे आप कंपनी को ऑफर करते हो कि हम आपके शेयर खरीदना चाहते हैं, कंपनी आपको इन्विटेशन टू ऑफर देती है, ना कि ऑफर। ठीक है। तो ये हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर से। एक और अच्छा एग्जांपल है इसका टेंडर। अगर हम टेंडर की बात करें तो गवर्नमेंट टेंडर निकालती है, तो बेसिकली वो क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। जब आप बिड लगाते हो तो वो क्या है, ऑफर, आप गवर्नमेंट को ऑफर दे रहे हो, गवर्नमेंट आपकी बिड एक्सेप्ट कर लेती है, तो दैट इज एक्सेप्टेंस। या ऑक्शन सेल्स, अगर नीलामी होती है तो नीलामी में वो क्या होता है, आपको एक प्राइस बैंड बता देते हैं, आईपीएल में जैसे बताते हैं, तो आप क्या करते हो, ऑफर करते हो कि मुझे इस प्लेयर को खरीदना है। ठीक है। वो आपको इन्विटेशन दे रहे हैं कि आओ बिड लगाओ। ठीक है। और आप उसे ऑफर दे रहे हो, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉन्क्लूड होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके पास ये शॉपकीपर को बेसिकली बताया गया। आज हम यहीं इसे कंक्लूड करते हैं लेक्चर को, बाकी हम अपना कॉल कंटिन्यू करेंगे। बाकी किसी के कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। यस, किसी के अगर कोई डाउट है वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्लियर कर देंगे हम। ये एलिजिबिलिटी टू एलएलबी कोर्स पूछा है, ये आप ड्यू की साइट्स पे जाके देखिए, वो बताएंगे। Doubts related to today's session only, today's topic. Sir, what is wagering agreement? Someone has asked. वेजिंग एग्रीमेंट्स पे हम आएंगे। ठीक है। वेजिंग एग्रीमेंट्स बेसिकली छोटा सा बता देता हूँ आपको, बेटिंग एग्रीमेंट्स जो होते हैं, जो आप सट्टेबाजी करते हो बेसिकली। ठीक है। तो सट्टेबाजी जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन वहां पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। हॉर्स रेसिंग,
ठीक है, वहां पे गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया क्योंकि वहां से मोटा रेवेन्यू आता है बेसिकली। स्टॉक एक्सचेंज भी बेसिकली आपका क्या है, एक सट्टेबाजी है। लेकिन वहां पे भी अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो देन वो आपका सट्टेबाजी में काउंट होता है। लेकिन अगर आप डिलीवरी ले रहे हो उस शेयर्स की, आपने डिलीवरी ले ली है, क्योंकि अगर आपको जैसे आप बेसिक लेवल पे है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं इस चीज में, वीगरिंग एग्रीमेंट आप इतना ध्यान रखो, सट्टेबाजी होती है और बेसिकली वॉइड एग्रीमेंट होता है वो। सर क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर तो आप बेसिकली याद रखो जो बार्गेनिंग एग्रीमेंट आपका हो रहा है, आप किसी मार्केट में से सरोजिनी नगर या लाजपत नगर या जनपथ आप जाके कर रहे हो, भैया 100 रुपए की चीज नहीं बोलेगा, नहीं नहीं भैया हम तो 80 में लेंगे, नहीं मैं बोलेगा नहीं मैडम 90 में दूंगा, फिर 95 पे आके डिसाइड हो गया, तो दैट इज काउंटर ऑफर। आप उसे ऑफर कर रहे हो, वो आपको ऑफर कर रहा है, फिर आप उसको ऑफर कर रहे हो, तो ये चलता रहता है, काउंटर ऑफर चल रहा है, ठीक है। और क्रॉस ऑफर में क्या होता है, क्रॉस ऑफर में आइडेंटिकल होता है, मेरे मन में भी वही बात चल रही है, सामने वाले के मन में भी बात चल रही है, मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, सामने वाला मेरा घर खरीदना चाहता है, ठीक है, तो दोनों के मन में, उसने बोला अरे यार, एकदम से नहीं होता कि हम दोनों बोलते हैं अरे यार मेरे मन में भी यही बात चल रही थी, मैं अभी यही बोलने वाला था, तो दैट इज क्रॉस ऑफर। सर हाय हाय। एनीथिंग एल्स? हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन मेरा कि अगर मान लो ए और बी किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और ए पीछे से जाके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा देता है कि भाई मैं तो मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा रहा हूँ, बी को उस बात का पता नहीं चल रहा। ओके। तो बी को मतलब 4 या 5 या 6 या 10 साल के बाद पता लगता है कि भाई जो चीज मेरे को ए ने 10 साल पहले बेची थी उसने वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल करा दिया। और फिर उस सिचुएशन में क्या बी कोर्ट में जाके बोल सकता है कि भाई इसने जो ए है, ए ने तो मेरे को ये प्रोडक्ट बेच दिया था। देखो और अगर आपने बात करी प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी के लिए हमारा जो है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ना ये हम अभी आप बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो, इसके अलावा ना बहुत सारी इम्प्लीकेशंस होती हैं, आप इसको ना इन टोटलिटी, लॉ को इन टोटलिटी देखना पड़ता है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है तो आपके ऊपर क्या होता है, ऑब्लिगेशन होती है परचेजर के ऊपर, आप उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरा इंक्वायर करो, और 100 रुपए से अगर आपके ऊपर की प्रॉपर्टी है तो आप उसे रजिस्टर भी करवाओगे रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। लेकिन लोग जनरली नहीं करवाते हैं, स्टाम्प ड्यूटी बचाते हैं अपनी, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट वहीं राइज होते हैं। और आपने एक बात बोली थी कि उनसे पीछे से जाके करा दिया, पीछे से जाके हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी अगर ऐसे वो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट समन इशू करेगा, ठीक है, हमेशा नोटिस जाएगा दूसरे बंदे के पास। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाएगा उसके लिए कोर्ट बी को समन इशू करेगा कि भाई यस तुम्हारे ऑफ बीच में कोर्स। जो तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको ए कैंसिल करा रहा है, कि तुम्हारा क्या कहना है। देखो आपका फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, अब आपको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप कोर्ट चले गए, ठीक है, मैं आपकी जो ग्रीवेंसेज हैं वो रिड्रेस नहीं कर रहा कि मुझे नहीं फर्क पड़ना, जो करना है कर ले, तो आपने कहा आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, आप कोर्ट चले गए, तो अब कोर्ट क्या करेगा, मुझे बुलाएगा कोर्ट में कि भैया, उसे हम प्लेंट बोलते हैं, आप प्लेंट दाखिल करोगे, मैं अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करूंगा कोर्ट में, कोर्ट मुझे बुलाएगा कि इसने आपके खिलाफ ये एलिगेशंस लगाए हैं, अब आप आके जवाब दो कि आपका क्या कहना है इस बारे में, ठीक है। घर पे आता है ना कई बार समन्स आते हैं कोर्ट का, भाई बेलिफ लेके आता है। तो मतलब दो पार्टीज में से मतलब कोई एक पार्टी पीछे से कोर्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करा सकता बेसिकली। नहीं, ऐसे दूसरी पार्टी को ऑब्वियसली रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब नेचुरल जस्टिस का ये प्रिंसिपल है कि आपको दूसरी पार्टी को, ऑडियो अल्टरम पार्टम बोलते हैं इसे बेसिकली, कि आपको दूसरी पार्टी को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, बिना सुने आप किसी को ऐसे केस एक के फेवर में डिसाइड नहीं कर सकते। सर आप ठीक है सर, थैंक यू। जैसे मैंने बताया था, कोई अनम्यूट करके नहीं पूछेगा। लोहित जी आपने पूछा है इस क्वेश्चन को, आपको रिमूव भी किया जा सकता है। मैं लास्ट टाइम आपको वार्न कर रहा हूँ, आपको चैट बॉक्स में लिखना था ये सब, क्योंकि यहाँ पे अगर 150 एस्पिरेंट्स एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत कैओस हो जाएगा। ये लास्ट टाइम था आपका, अगली बार आप ऐसे ना पूछें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन करके कंप्लीट करते हैं सेशन को। लोग जो स्टूडेंट्स हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत पूछ रहे हैं, अगर आप थोड़ा एग्जांपल देते हैं उसके बारे में थोड़ा दोबारा समझाना। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बेसिकली वो स्ट्रिक्ट लीगल सेंस में आपका कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, ठीक है, ना आपने उसके लिए कुछ ऑफर किया, ना एक्सेप्टेंस हुई, कुछ भी नहीं हुआ उस चीज के लिए, ठीक है। लेकिन फॉर जैसे एग्जांपल हमने इसका लिया था, जैसे आपके घर पे कोई पिज्जा डिलीवरी बॉय कोई पिज्जा छोड़ के चला गया, या फॉर एग्जांपल कोई अमेजोन से आया, प्रीपेड ऑर्डर था मान लीजिए, ऐसे हम मंगाते हैं आजकल, प्रीपेड ऑर्डर्स ही आ रहे हैं, अमेजोन का कोई डिलीवरी बॉय आया और आपके घर के बाहर सैनिटाइजर्स वगैरह किसी ने मंगाए थे आपके मान लीजिए ऊपर वाले फ्लोर में, उसे फ्लोर मेंशन नहीं था, उसे लगा ग्राउंड फ्लोर ही होगा, और वो आपके ग्राउंड फ्लोर पे आके जो भी आपने सामान मंगाया था रख के चला गया। अब आपने पूछा, इधर उधर आपके मन में लालच आ गया और आपने उठा के वो रख लिया और वो कंज्यूम भी कर लिया। अब बाद में पता चला कि भैया वो आपने तो मंगाया नहीं था, ऑर्डर करा ही नहीं था, ठीक है, आप बोल रहे हो ना तो मैंने ऑफर करा, मेरी क्या ऑब्लिगेशन है, मुझको तो सामान मिला, ठीक है। या फाइंडर ऑफ
इसमें क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जैसे हम डिटेल में करेंगे, जैसे फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स होता है, आपको कोई गुड्स मिले सड़क पे पड़े हुए, तो आप क्या उसे उठा के कंज्यूम कर लोगे सीधा? नहीं, मतलब लॉ इस चीज के लिए मना करता है, ठीक है, वरना तो कोई भी क्या डिफेंस ले लेगा, कोई भी कंज्यूम करके बोल देगा मुझे तो ये चीज पड़ी हुई मिली थी। तो आपके पास ऑब्लिगेशन है कि आप उसके मालिक को ढूंढेंगे। क्या आपने मोहल्ले में एक दो लोगों को पूछा, ऊपर नीचे पूछा कि भैया आपका सामान आया था नहीं आया था? अगर आपने वो कंज्यूम कर लिया तो अब आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, जो भी जिसका भी वो सामान था। फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर वाले फ्लोर वाले का सामान था तो अब आप उसको पे करोगे उस सामान के लिए। तो दैट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपके ऊपर इंपोज कर रहा है। इक्विटेबल प्रिंसिपल बोलते हैं, मतलब आप अनजस्ट एनरिच नहीं कर सकते। आप किसी और का पैसे उसने पे करे, उन्होंने सामान डिलीवर किया, आप किसी और के पैसे पे ऐश नहीं उठा सकते। इसे बोलते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट, ठीक है। तो आप अनजस्ट एनरिच नहीं कर सकते। बाकी इसको और थोड़ा डिटेल में करेंगे, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है आपके, पूरा है ये आगे। थैंक यू सर, आई थिंक वी मस्ट एंड द सेशन। ओके, थैंक यू सो मच। और कल भी डाउट्स होता है आप कल भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पहले रिवाइज करेंगे थोड़ा सा और तभी आप अपने डाउट्स रख सकते हैं स्टार्टिंग में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।